जय हिंद। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हम आई एम स्टिल ह्यूमन के प्लेटफॉर्म के ऊपर में अ, हमारे साथ आचार्य मनीष जी हैं। मैं हूं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, इंडियन आर्मी का फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। मैं फौजी होने के बावजूद मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आज जंग छिड़ी हुई है तो वो हेल्थ की जंग है। आप सबने देखा कि किस प्रकार चाइना से शुरू हुई जो कोरोना वायरस की जंग है, आज हमारे देश में किस प्रकार लड़ी जा रही है। और आप देख लीजिए जो जंग का मैदान है उसके अंदर में 2 लाख से ज्यादा हमारे मौतें हो चुकी हैं। आज मैं सच कहूं अपनी आत्मा के स्तर के ऊपर में तो मुझे आचार्य मनीष जी की एक-एक बात याद आती है। उन्होंने बोला कि जीना सीखो, उन्होंने बोला कि आयुर्वेद का सहारा लो, उन्होंने बोला कि मेडिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि हेल्थ गुरु किस प्रकार काम करता है, क्या बता रहा है। उन्होंने जो आपको मोटिवेशन करने की बात कही, आज उनकी एक-एक बात याद आती है कि किस प्रकार आपको बैलेंस डाइट और किस प्रकार आपको योगा और किस प्रकार आपको जीवन जीना चाहिए। आज भारत की वो स्थिति है कि जहां पर ऑक्सीजन, बेड और हॉस्पिटल के कारण सारे भारतीय किस हालत में पहुंचे हैं और हमको किस प्रकार इस जंग को लड़ना है। और मनीष ग्रोवर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को मालूम है कि आप बहुत नमस्कार। व्यस्त हैं, आपके ऊपर में एक एक क्षण की जिम्मेवारी है। और मैं आप सबसे पहले आपको तहे दिल से वेलकम करता हूं इस थैंक यू। प्रोग्राम के ऊपर। देखिए मनीष जी, आज जो चुनौतियां हमारे सामने में है, जो हमारा दुश्मन है वो कोरोना वायरस, और कहां से आया है? चाइना से आया है। आज हमारे पास में जो परिस्थितियां हैं उसमें बेड, ऑक्सीजन और हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है। आज सभी इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मेरे को हॉस्पिटल बचाए। लेकिन जो आप इतने वर्षों से कहते आए हैं, हर एक टीवी चैनल पर, आपके हर एक सेशन पे आपने जो बोला कि किस प्रकार से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, एक एक आपका जो शब्द है ना वो आज याद आ रहा है। मैं सबसे पहले चाहता हूं प्रायोरिटी और फोकस के ऊपर में इस क्षण के ऊपर में आपका हम सबको क्या संदेश है इस वक्त के अंदर। सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, पहले तो थैंक यू, आपने मुझे बुलाया अपने साथ बातचीत करने के लिए। मेरा भी सौभाग्य है क्योंकि आप फौज के इतने रिप्यूटेड अफसर रहे हैं और आपने इतना नाम कमाया देश के लिए, तो आपका भी धन्यवाद। और मैं शुरुआत ऐसे करना चाहूँगा कि एक्चुअल में ये हमारे साथ एक खेल खेला जा रहा है। ये मेडिकल माफिया है जिसको चाइना, WHO और अमेरिका जैसे लोग कंट्रोल करते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कोरोना फेक है, कोरोना तो जेन्युइन है, कोरोना तो है ही। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कोरोना की वजह से जो भारत में आज स्थिति बन गई, उसके पीछे जो मेन मुख्य कारक है वो है हमारा नासमझी और हमारा घुटने टेक देना। और हमारी जो मेडिकल इंडस्ट्री है, जिसको हम एलोपैथी बोलते हैं, डॉक्टर को लोग भगवान बोलते हैं, वही आज लुटेरे भी बने हुए हैं। आपने देखा होगा हॉस्पिटलों में लोग 10-10 लाख के, 15-15 लाख के बिल दे के आ रहे हैं और उनकी जान जा रही है और गरीब हो रहे हैं लोग। गाड़ी बेच के, फ्लैट बेच के, सोना बेच के हॉस्पिटलों के बिल दे रहे हैं। जिनके पास इंश्योरेंस है वो तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देती है, लेकिन जो आम आदमी के पास इंश्योरेंस नहीं है वो तो गरीब होके आ जाता है ना। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। मैं अपने साथ कुछ रिसर्चेस लेके बैठा हूं, कुछ रिपोर्ट्स लेके बैठा हूं, जिसमें 3-4 बातें क्लियर होंगी। नंबर 1, कि मौतें हॉस्पिटलों में क्यों हो रही हैं। नंबर 2, इंसान बीमार होता है तो तकलीफ एकदम ज्यादा खराब क्यों हो जाती है, एकदम ऑक्सीजन लेवल डिप क्यों हो जाता है, निमोनिया क्यों बन जाता है। तो पहले मैं दिखाता हूं कैसे हमारे सबकॉन्शियस को कब्जाया जाता है। मैं आपको कुछ खबरें दिखाना चाहूंगा। ICMR की चेतावनी, चीनी कैट क्यों भारत में, यूरोप में फैला वुहान से भी ज्यादा खतरनाक वायरस। ये अखबारों की खबरें बता रहा हूं मैं आपको। मरीजों के पेनक्रियास को क्षति पहुंचा रहा है कोरोना। चीन में स्वाइन फ्लू की दस्तक। मतलब ये रोज की खबरें हैं, अलग अलग, कोई 22 तारीख की, कोई 25 की, 27 की, ऐसे ही। कोरोना ने रूप बदला। अमेरिका में हमें चेतावनी दी कि ये रूप बदल रहा है और खराब हो रहा है। कोरोना तो कोरोना, बैट वुमन की चेतावनी कि कैसे कोरोना के अलावा और भी कितनी महामारियां भारत में आने वाली हैं। इस तरह ना ये रोज शायद कभी कोरोना खत्म ना हो। WHO ने दी चेतावनी, 6000 बच्चे रोज मरेंगे। तो ये क्या करना चाह रहे हैं ये कोरोना और इतना कैट क्यूब, ब्यूबोनिक प्लेग, इनका भय फैला रहे हैं
कि जैसे बैक्टीरिया वायरस पता नहीं कोई नई प्रजाति आ गई, जबकि हमारा शरीर 90% बैक्टीरिया वायरस से बना हुआ है। यानी कि अगर मेरे शरीर में 60 अरब कोशिकाएं हैं तो सिर्फ 10% मेरी हैं, बाकी सारे बैक्टीरिया वायरस है, तो ये हमें मारने नहीं आते। अब सरकार की भी एक गलती दिखाता हूं, सावधान, धूम्रपान करने वाले को 14 गुना ज्यादा खतरा होता है कोरोना का, तो सरकार ने सिगरेट तो बैन करी नहीं, जबकि असूल क्या बनता था, आप लॉकडाउन लगा रहे हो, आप हवाई जहाज बंद कर रहे हो, आप सड़कें बंद कर रहे हो, लोगों को घर में लॉक कर रहे हो, लेकिन सिगरेट, बीड़ी, शराब पे तो कोई प्रतिबंध ही नहीं है। आपने देखा ही वीडियोस वायरल हुई हैं कि शराब इतनी ज्यादा लोगों ने पी है। अब ये सारा जो खेल है वो क्या है, इससे बढ़ता है तनाव। जो मेन न्यूज है कि तनाव बढ़ाने वाला हार्मोन जानलेवा, ये कार्टिसोल और एड्रेनल नाम के दो हार्मोन होते हैं जो हमारे शरीर में बढ़ते हैं जब हम टेंशन में होते हैं, तनाव में होते हैं, परेशान होते हैं, इसकी वजह से दिक्कत आती है। तो ये तनाव बढ़ाने वाला जो हार्मोन है ना, ये हमारी इम्यूनिटी को उल्टा डाउन कर देता है। जैसे हम सैनिटाइजर से हाथ धोते हैं तो उससे भी उल्टा स्किन कैंसर और इम्यूनिटी डाउन होती है, क्योंकि हाथों पे हमारे फेवरेबल बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन हम बार बार हाथ धो के उनको बहा देते हैं। अब बात करते हैं कि दुनिया के लिए अगर रोज की 1.5 लाख मौतें तो वैसे ही होती हैं दुनिया में, तो कोरोना के आने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। आप देखोगे तो भारत में आज के पेपर का फ्रंट पेज क्या था कि भारत में हुए 2 करोड़ मरीज, तो कितनी घटिया खबर है। 1.5 साल में मरीज हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। अभी आज की डेट में दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स क्या लिख रहा है, भारत ने 2 करोड़ का आंकड़ा पार किया मरीजों में। अरे वो तो हुआ था, इन्फेक्शन हुआ था, बुखार हुआ था, जुकाम हुई थी, खांसी हुई थी, ठीक हो गया ना, उसको लिखने की जरूरत क्या है। आगे पता क्या लिख रहे हैं, 2 करोड़ हुए मरीज, 1 करोड़ 65 लाख ठीक हुए, 35 लाख अभी हॉस्पिटलों की इंतजार में या इलाज में। अच्छा, अखबार में खबर क्या आती है, 4 लाख नए रोगी मिले। रोगी नहीं मिले, संक्रमित मिले। सारे रोगी नहीं है, क्योंकि 80% लोगों को तो हल्का जुकाम खांसी होता है, वो तो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनको ज्यादा बीमारी नहीं आती। सिर्फ 20 पैसे हैं जिनमें 15 पैसों को थोड़ी ज्यादा इंफेक्शन आता है, 5 पैसे को थोड़े और सीवियर सिम्टम आते हैं, और 2% लोगों को हॉस्पिटल जाने की नौबत आती है। लेकिन हॉस्पिटल में उनके साथ क्या हो रहा है वो जानना इंपॉर्टेंट है। आप शुरू से देखो, WHO ने शुरू में और ICMR ने क्या कहा कि जब कोरोना आया तो इन्होंने सैनिटाइज टनल बनाई और स्प्रे करे। बाद में क्या बोल रहे हैं, सैनिटाइज टनल से कोरोना का कुछ नहीं बिगड़ता, उल्टा सेहत को नुकसान होता है, बंद कर दी। इन्होंने डिसइंफेक्टेड बनाए, वो बंद कर दिए। इन्होंने रेमडेसिविर को बिना क्लिनिकल ट्रायल के भारत में अप्रूव कैसे कर दिया, पूरे वर्ल्ड में उसका एक बार क्लिनिकल ट्रायल सिर्फ जापान में हुआ है और वहां वो फेल हुआ 2012 में, भारत में क्यों अलाउड कर दिया। अच्छा, स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कह रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना ठीक होगा, कोई सबूत ही नहीं है, तो फिर क्यों दिए जा रहे हो लोगों को। प्लाज्मा थेरेपी बुलेट नहीं है, ICMR बोल रहा है, फिर क्यों दिए जा रहे हो लोगों को। और इस तरह की खबरें बीच बीच में आती रहती हैं कि अब इन्फ्लुएंजा के कण, वायरस के कण हवा में फैल गए, कई देशों में वायरस से लहस्तम लक्षण, बच्चों की मौत हो रही है। अभी भारत सरकार क्या कह रही है, कोरोना तो है ही, अब डेंगू मलेरिया भी आपकी जान लेगा। तो ये क्या है, ये डर का कारोबार है सर। ये बड़ी बड़ी कंपनियां विश्व की जो दवाइयां बनाती हैं, ये वैक्सीन बनाती है, ये इनका खेल है। ये चाहती हैं कि वैक्सीन, अब आप आज मेरी बात रिकॉर्ड कर लो, एज ए फौजी और एज ए भारत सरकार का आप तो एक नुमाइंदे रहे हो फौज के, मेरी बात रिकॉर्ड कर लो, विद इन 1 to 6 मंथ्स आपको कहने वाले हैं कि 2 वैक्सीन से कुछ नहीं होगा, हर साल वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, देख लेना। क्योंकि ये RNA वायरस है, ये म्यूटेटिंग वायरस है। वायरस मुख्यतः 2 तरह के होते हैं, DNA, एक RNA। RNA वायरस की वैक्सीन दुनिया में कहीं कामयाब होती नहीं है, क्योंकि जब तक वैक्सीन बनती है ये सैकड़ों हजारों बार अपना रूप बदल चुका होता है, कभी म्यूटेंट UK का बन जाता है, कभी दक्षिणी अफ्रीका बन जाता है। लेकिन ये कोई भी वायरस और कोई भी बैक्टीरिया हमें मारने नहीं आता, हम मर नहीं सकते किसी भी बैक्टीरिया और वायरस से। ये मरते हैं हमारी अपनी गलतियों से, हमें पता ही नहीं क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या ज्यादा खाना है, क्या कम खाना है। मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, जो हमने 50,000 पेशेंट पे ट्राई करा। जो भी कोरोना का मरीज इन्फेक्शन होता है, हम उसको बोलते हैं भैया शाम को 6 बजे बाद खाना मत खाना, शाम को 6 बजे का सूरज डूबने के बाद खाना मत खाना, जरूरत पड़े तो हरी सब्जियों का सूप पीना, फ्रूट खाना, नारियल पानी पीना, सारे ठीक हो जाते हैं, एक भी हॉस्पिटल नहीं जाता। लेकिन ये बात लोगों तक सरकार को पहुंचानी चाहिए, हमें पहुंचानी पड़ रही है, और सरकार बोलती है रिसर्च करो। तो ये तो रिसर्च है, ये लंदन की एजेंसी की रिपोर्ट है जो मैंने आपको दिखाई। तो ये चीजें हैं सर कि ये पूरा खेल है,
और मैं अभी आगे आपको और बताऊंगा कि कैसे पिछले कितने सालों से हम लोगों को आयुर्वेद को दबाने के लिए सारी चाल रची जा रही है और सारा खेल रचा आचार्य जा रहा है। आचार्य मनीष जी, आपने इतनी सुंदर बातें बताई, एक एक जो आपकी बात है वो सत्य है और इतनी रिवीलिंग है। इनफैक्ट मैं तो आपका धन्य हूं कि आपने इतने पैशनेट तरीके से बताते हैं, तो सुनने का भी आपसे मजा आता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है हमारे सामने इस वक्त में, इस क्षण में, कि इस प्रॉब्लम का समाधान क्या है। आप तो बता बता के थक गए लोगों को कि किस प्रकार जीना है। आपने तो जो जीना सीखो कह कह के आप हर एक को थक गए हैं कि किस प्रकार से आपको जीवन को जीना चाहिए। आपने जिस प्रकार बताया कि सूरज डूबा और उसके बाद में आप अपना खाना मत कहते कहते थक गए हैं। और देखिए, अभी सबसे बड़ी बात क्या है कि तनाव है, फियर है, क्राइसिस है। लोग एकदम डरे से हुए हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरा ये 90 से कम हो जाएगा, मेरा 92 से कम हो जाएगा। वो बार बार उंगली में वो इंस्ट्रूमेंट को फंसाकर घूमते जा रहे हैं। वो वो तो, फिर हाँ, वो एक डरे हुए हैं। मेरा, आप तो मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं, आपके वर्ड्स ने तो लोगों की जीवन को बदला है। मैं चाहता हूं सबसे पहले आप उन लोगों को मैसेज दीजिए अपने मोटिवेशन तरीके से, जो तनाव में है, फियर में है, डरे हुए हैं। उनको एक चीज बता दीजिए कि ये जो आपका शरीर है ना, ये भारतीय शरीर है। ये वो शरीर है जो योगा को समझता है। ये वो शरीर है जो संतुलित आहार के ऊपर में है। ये वो शरीर है जो आयुर्वेदा को मानता है। मेरा आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आपका एक एक शब्द इस वक्त में लोगों की जान बचाने वाला है। और ये जो आई एम स्टिल ह्यूमन का प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर में आपकी कही हुई बात भारत का हर एक यूथ, और वो जाकर आगे बताना चाहिए कि मनीष आचार्य जी ने क्या बोला। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज बताइए जी कि सर। इस घड़ी में सबसे पहले अपने दिमाग को किस प्रकार ठीक करें। तो मैं आपकी पहले आपकी बातों का जवाब देता हूं। देखो, कोरोना का सबसे पहला केस आया था चाइना में, सबको मालूम है। चाइना में अप्रैल के अंदर 3 तारीख तक 90,000 केस थे और भारत में 89,000 केस थे। तो चाइना ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था कि चाइना ने अपने लोगों का इलाज कैसे किया। तो वो रिसर्च पेपर ये है मेरे हाथ में, कि जी। चीन ने भी देसी दवाइयों से कोरोना वायरस का इलाज किया, जिसमें मुख्यतः थी मुलेठी, अदरक, लहसुन, काली मिर्च, दालचीनी जैसी चीजें। और दालचीनी पे तो एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च भी छपी हुई है, जो 8 अप्रैल 2017 को प्रकाशित हुई है। वो मैं लिंक अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसमें क्या कहा गया कि जो 1918 का पेंडेमिक आया था, जिसमें पूरे वर्ल्ड में एवियन फ्लू, एशियन फ्लू भी बोला गया था उसको, और उसका एक और नाम भी बोला गया था 1918 में स्पेनिश फ्लू भी बोला गया था उसको। उस टाइम पे भारत के अंदर पूरे वर्ल्ड में जो लोग भी मसाले यूज करते थे, स्पेशली दालचीनी, अदरक, हल्दी वगैरह ज्यादा यूज करते थे, उन लोगों को उस इंफेक्शन ने छुआ भी नहीं। ये रिसर्च पेपर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कैलिफोर्निया स्टेट के साथ मिलकर ये काम किया, और ये रिसर्च पेपर मेरे पास अवेलेबल है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे आज भी ना भारत आजाद नहीं हुआ, भारत आज भी अंग्रेजों का गुलाम है। नहीं तो मानसिकता का गुलाम तो है ही। उसका मैं प्रूफ बिल्कुल। देता हूं। ये देखो, पहले तो मैं आपको पहले बता दूं कि लोग ठीक कैसे होंगे। चीन का कोरोना पर काबू पाने का रहस्य मुलेठी के अंदर, ये पूरा क्लियर टाइटल, पूरा रिसर्च पेपर है। और मैं भारत की भी एक रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा आपको कि भारत में जोधपुर यूनिवर्सिटी में क्या कहा गया। जोधपुर यूनिवर्सिटी में कि 2200 साल पुरानी औषधियों ने वायरस को हराया। जोधपुर में गिलोय और अश्वगंधा, और एक जड़ी बूटी है इसमें, गिलोय, अश्वगंधा और आयुर्वेद की एक सुदर्शन घनवटी होती है। इन तीनों से जब 35 कोरोना मरीजों का इलाज किया गया, तो 4 से 6 दिन में वो नेगेटिव हो गए और कोई सिम्टम नहीं आया। तो ये जब जोधपुर के अंदर रिसर्च प्रकाशित हो चुकी है, तो अब तक पूरे भारत में सामने क्यों नहीं लाई गई। और हमारे भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के जो अपने हर्षवर्धन जी है, स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने 8 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि आयुर्वेदा से कोरोना के ट्रायल को मंजूरी दी उन्होंने। और उन्होंने बोला कि वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा ट्रायल होने वाला है। हमने एक ऐप बनाया है, 50,000 लोगों पर हम ट्राई करेंगे। ये देखो, उनकी पूरी रिपोर्ट है कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रायल होगा आयुर्वेदा की 4 दवाइयों पर। मैं पूछ रहा हूं, ये ट्रायल की रिपोर्ट कहां है? आज कोरोना की रिपोर्ट आ गई, आपके वैक्सीन आपने लॉन्च कर दी, इस ट्रायल का रिजल्ट क्या है?
इसमें गिलोय थी, अश्वगंधा था, गुड़ुची, गिलोय को गुड़ुची भी बोलते हैं, और इसमें एक दवाई थी भारत सरकार की जिसको 30 साल सीसीआरएस ने रिपोर्ट करा, 30 साल रिसर्च करी है, मलेरिया की दवाई है, और उसको आयु 64 के नाम से पेटेंट करा रखा है सीसीआरएस ने। मैं सीसीआरएस से मिलने गया कि जब ये दवाई आपकी काम करती है तो हमें इसको बनाने का फॉर्मूला देते, हम लॉन्च कर देते हैं। उन्होंने हमसे 60 करोड़ रुपए की डिमांड करी, 60 करोड़ हमसे मांगे उन्होंने, सीसीआरएस ने। आयुष मंत्रालय में मिला कि हमने ये दवाई है जो जिसको भी देते हैं कोरोना ठीक हो रहा है, इसमें गिलोय, अश्वगंधा, शतावर है। वो बोलते जी 8-8 करोड़ रुपए एक एक जड़ी बूटी का जमा कराओ, 3 से 4 साल रिसर्च लगेगी, उसके बाद आप इस दवाई को लॉन्च कर देना। तो ये हाल है इस देश का आयुर्वेद के प्रति। अब मैं आपको बताता हूं कैसे आज भारत में ये पैंडेमिक जो हमारा चल रहा है, मैं इसको पैंडेमिक नहीं कहता, इसको प्लैंडेमिक कहता हूं मैं। तो अब प्लैंडेमिक कैसे है, वजह बताता हूं। भारत, अगर हम इतिहास की बात करते हैं, मेरे हाथ में एक रिपोर्ट है, ध्यान से देखना कि पूरे वर्ल्ड में कब कब हमारे पैंडेमिक आए, कब कब एपिडेमिक आए, पूरी डिटेल है। सन 1300 के बाद भारत में 500 साल किसी एपिडेमिक का वर्णन नहीं है। सीधा वर्णन है 1852 में कोलेरा का, और तब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। तो जो मैंने स्टडी करी है वो ध्यान से सुनो। भारत में 500 साल तक कोई एपिडेमिक नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि भारत में आयुर्वेद था। लेकिन अंग्रेज, पहले फ्रांसीसी आए, डच आए, इसके अलावा हॉलैंड वाले आए, उन्होंने भारत पर राज किया। उसके पुर्तगाली भी आए, बाद में आए अंग्रेज, जिसको हम बोलते हैं ये इंग्लैंड वाले, जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे बिजनेस करने आई। बेसिकली उन्होंने भारत को मानसिक रूप से और अंदरूनी रूप से तोड़ने की कोशिश करी। हमारी शिक्षा खराब कर दी इन लोगों ने। हमारा आयुर्वेद के अंदर इन्होंने क्या किया, 1896 में एक एपिडेमिक एक्ट बनाया जो आज पेंडेमिक एक्ट के नाम से जाना जाता है। उस टाइम इन्होंने आयुर्वेद को पिछड़ी पत्ती घोषित कर दिया और आयुर्वेद के वैद्यों को फांसी पे चढ़ाया, कई सारों को। तो आयुर्वेद के बहुत सारे वैद्य प्रैक्टिस करना छोड़ गए। उन्होंने अपने बच्चों को वो विद्या ही नहीं दी और किताबें भी उनकी जल गई। तो कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजों ने प्लानिंग के तहत भारत में आयुर्वेद को एक पिछड़ी पत्ती घोषित करके एक झोला छाप नाम शुरू कर दिया भारत में आयुर्वेद को लेके, कि ये डिग्री धारक नहीं है, डिग्री धारक सिर्फ एमबीबीएस होते हैं। जबकि एमबीबीएस डिग्री नाम भी ना एक फर्जी नाम है। एक्चुअल डिग्री का नाम है बीएमबीएस। ये क्या लिखते हैं? एमबीबीएस। जब आयुर्वेदिक डॉक्टर बीएएमएस लिखता है, ये बीएमबीएस इनकी डिग्री के ऊपर छपा हुआ है। ये एमबीबीएस क्यों लिखते हैं? तो कहते हैं ये लेटिन नेम है, तो तुम भारत में रहते हो ना, तो ये अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए खेल खेलते हैं। मैं आपको बताता हूं, देखो, लोग सोचते हैं वेंटिलेटर पे जाके जान बचती है, तो ध्यान से देखो, मौत का जाल साबित होता है वेंटिलेटर। 97.8% लोग वेंटिलेटर से वापस ही नहीं आते। तो आप बताओ फिर वेंटिलेटर कहां से जान बचा रहा है? अब लोगों को ऑक्सीजन की दिक्कत क्यों आती है? हाँ, और मैं कैसे भारत का आचार्य जी, जो आप एक एक शब्द बोल रहे हैं वो आपके एक्सपीरियंस से, वो आपकी मेहनत से, वो आपकी जीवन की नॉलेज से, और आपने तो बहुत मेहनत की है पूरे जीवन में। आपने तो अपने आप को बदला है, आपने तो अपनी एनवायरनमेंट जो आपके आसपास है उसको बदला है। देखिए आचार्य जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि अंग्रेजों ने ना केवल हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी सेल्फ वर्थ, हमारी सेल्फ नॉलेज, और जो हमारी 10,000 सालों से जो हमारी मेहनत थी उसको खराब करने की कोशिश की। इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए आचार्य जी, इस वक्त में जो गोली चल रही है, इस वक्त में जो लड़ाई चल रही है, इस वक्त जो दुश्मन है, अभी प्रायोरिटी क्या है? अभी प्रायोरिटी है ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, अभी है ब्रीदिंग की प्रॉब्लम। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हर भारतीय को बताइए कि जो भारत का शरीर है, और क्योंकि आपका एक एक कहा हुआ पॉइंट, एक एक तत्व इस वक्त में इंपॉर्टेंट है। आप तो कहते रहे हैं कि किस प्रकार से ब्रीदिंग करनी है, आप तो कहते रहे हैं कि किस प्रकार से आपने अपने गले की, अपने नाक की, आपके बदन का ख्याल रखना है। मैंने तो आपको मिला हूं और मेरे को इतनी खुशी हुई कि आपके चेहरे से एक दिव्य रोशनी सी आ रही थी मेरे को उस वक्त में, और एकदम चेहरे में एक रोशनी थी, और ऐसा लगता था जैसे अंदर से ही ब्रह्मांड की एक रोशनी आ रही है। मैं चाहता हूं इस वक्त में, इस संकट घड़ी में आप बताएं ब्रीदिंग, ऑक्सीजन और इमीडिएट सॉल्यूशन क्या है, ताकि लोग ऑक्सीजन को इधर उधर ना ढूंढें, अपने शरीर और नेचर में मिलाएं। तो मैं सारे लोगों को बताना चाहूंगा कि क्या होता है कोरोना, कैसे शरीर बिगड़ता है,
कैसे निमोनिया हो जाता है और कैसे सांस की दिक्कत आ जाती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो जी। सबसे पहले जैसे ही पहला लक्षण आए, सभी लोग ध्यान से सुनो, जैसे ही पहला लक्षण आए आपको 3 से 4 दिन के लिए खाना छोड़ देना है। रोटी, चावल, खिचड़ी, दलिया और दूध की बनी चीजें बिल्कुल सूंघनी भी नहीं, लेना ही नहीं। 3 से 4 दिन करना क्या है, आपको दिन में 5 से 6 गिलास नारियल पानी, 5 से 6 गिलास मौसमी, किन्नू, संतरा या कोई भी पाइनएप्पल जूस, और दिन में 2-3 बार हरी सब्जियों का सूप पीना है। और सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आपने आधा चम्मच हल्दी गर्म पानी से लेनी है। और हम लोगों ने एक 32 जड़ी बूटियों का पैक बनाया है, जिसको भी कोरोना हुआ है, पूरे भारत में हमारी 160 क्लिनिक है, कहीं से भी जाके वो 32 जड़ी बूटियों का पैकेट आप फ्री ले सकते हैं, हम कोई पैसा नहीं लेते उसका। एक पाउच हम फ्री देते हैं, उसके अलावा जरूरत पड़ती है तो हम बोलते हैं फिर आप खरीद लो। हम ये नाम कोरोना की दोबारा रिपोर्ट बताइए, बताओ। आप भी नाम पॉलिक्लिनिक्स का नाम बताइए प्लीज। हमारी क्लिनिक पूरे भारत में शुद्धि आयुर्वेदा के नाम से 160 क्लिनिक हैं, 2 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं जहां आयुर्वेद की सारी साइंटिफिक थेरेपीज यूज होती हैं। एक दिल्ली में है, एक चंडीगढ़ में है। तो कहीं भी किसी भी तरह की हमारी किसी भी क्लिनिक पे आप संपर्क करोगे तो 32 जड़ी बूटियों का एक पैकेट, जिसको पीना भी है, जिसकी भाप भी लेनी है, तो आपकी तबीयत बिगड़ेगी नहीं। तो पहले 3 दिन अगर आप खाना छोड़ दोगे, रोटी चावल मेन, और खिचड़ी दलिया ये भी नहीं, और दूध की बनी चीज खास तौर पर ठंडा पानी, तो आपको तबीयत बिगड़ेगी नहीं। तो 90% लोग तो 3 दिन में ही ठीक हो जाएंगे उनका। क्योंकि कोरोना का पहला लक्षण क्या है, आपका टेस्ट जाता है, आपकी स्मेल जाती है, आपको बुखार चढ़ता है या आपका शरीर टूटता है। तो मैं बोलना चाहूंगा उसी टाइम आपको करना क्या है, जैसे ही बुखार चढ़े, ये रिपोर्ट देख लो, बुखार में इमीडिएटली खाना छोड़ देना है। और आयुर्वेद का सूत्र दिखा रहा हूं, जो हमारे संस्कृत में श्लोक है, ये लंघन परम औषधम, शांति अमाश्योत्थाना, व्याधि ना लंघन क्रिया, ज्वरस्य च एका शांति लंघन उच्यते। हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि क्या बोल के गए हैं, चरक ऋषि, कि जब भी बुखार चढ़े, जब भी बीमारी आए, आप खाना छोड़ दो। आपने कभी, जनरल साहब, कोई आपने कभी कोई जानवर पाला आज तक? पक्का। इनफैक्ट मैं तो आसाम रेजिमेंट का हूं, हम तो राइनो के नाम से जाने जाते हैं। जानवर में स्पेशली डॉग्स पाले हैं, मेरी वाइफ और हमारे घर में सदा ही डॉग्स रहे हैं, वो हमारे जीवन का एक हिस्सा ही रहे हैं। तो आप बताओ, जब भी डॉग्स साल में 1 से 2 बार खाना छोड़ते हैं, उनको स्वाद स्वाद खाना रखो, वो नहीं खाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रिपोर्ट है, लंबे उपवास से होगा फायदा। कहने का मतलब, जिसको भी, जब भी कोई जानवर को भी इतनी अकल है, चिड़िया तोतों को भी अकल है कि हमें बुखार हो, इन्फेक्शन हो, तो हमें खाना छोड़ देना है। लेकिन इंसान ऐसा है, उसको दूध में रस डुबो के चाहिए, उसको बिस्किट चाहिए, उसको ब्रेड चाहिए। और अच्छा, आपका मूड नहीं भी है खाने का, आपकी धर्मपत्नी आएगी, जरा सा खा लो, मेरी कसम लगे खा लो, खाने से क्या नाराजगी, खाने से बिना खाए कमजोरी आ जाएगी, ये वहम है हम लोगों का। होता क्या है, जब हमें इन्फेक्शन होता है तो शरीर की शक्ति हमें इम्यूनिटी बढ़ाने में लगानी होती है, लेकिन हम उसको खाना हजम करने में लगा देते हैं, तो हमारे एंटीबॉडी नहीं बनते। दुनिया की किसी भी वैक्सीन में एंटीबॉडी नहीं होते। हर वैक्सीन में वही वायरस, उसी का प्रोटीन, उसी का स्पाइक, उसी का टुकड़ा, उसी का अंश होता है जो हमें एक्चुअल इन्फेक्शन करता है। और वैक्सीन के बारे में भी लोगों को नॉलेज नहीं है। अब आप बताओ, कुत्ते ने काट लिया, उसके बाद वैक्सीन लगवाने का क्या तुक है? वैक्सीनेशन का मतलब था कि कुत्ता काटने से पहले लगती, ताकि कुत्ता काटता आपको रेबीज इन्फेक्टेड ना हो। ऐसी कील लग गया, चोट लग गई, बाद में टिटनस का इंजेक्शन लगाने का मतलब क्या है? लेकिन भारत कहता है ना, मूर्खों का देश हो गया अब। और ना डॉक्टर बता रहे हैं, ना वैक्सीन कंपनी बता रही है, ना सरकार बता रही है। वैक्सीनेशन बेसिकली पहले होता है। अब जिन जिन लोगों को कोरोना होके ठीक हो चुके हैं, उनको वैक्सीन लगवाने का मतलब ही नहीं है। लेकिन भारत में कोई बता रहा है, भाई तुम क्यों वैक्सीन लगवा रहे हो, वैक्सीन की शॉर्टेज कर रहे हो? जिस जिसको कोरोना होके ठीक हो चुका है, वो तो इन्फेक्शन हुआ, जुकाम हुआ, बुखार हुई, खांसी हुई, बॉडी ने एंटीबॉडी बना ली, अब जरूरत ही नहीं है वैक्सीन की। या तो वैक्सीन किसी और वायरस की हो तो हम लगवाएं, उसी इन्फ्लुएंजा फैमिली का वायरस, वही कोरोना, जो पहले पूरे वर्ल्ड में 4 बार आ चुका हुआ है। और वायरस और बैक्टीरिया कोई बाहर से नहीं आए, वो सृष्टि का पार्ट है। जैसे अगर आज अभी आपके या मेरे मुंह की जांच हो जाए, तो हमारे मुंह में ही करोड़ों बैक्टीरिया मिलेंगे इस टाइम, तो फिर हम तो मर जाना चाहिए। करोड़ों लाखों वायरस मिलेंगे तो हमें मर जाना चाहिए। तो वायरस और बैक्टीरिया से हम बने हुए हैं। अच्छा, एक मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं। अगर हम बात करते हैं ना, तो खाली चमगादड़ की बात करते हैं कि चमगादड़ से कोरोना आया। जी
अकेले चमगादड़ में 3000 तरह के कोरोना रहते हैं, तो चमगादड़ क्यों नहीं मरता, बिल्ली क्यों नहीं मरती? क्योंकि कोरोना के साथ उनको जीना आता है, बॉडी ने एंटीबॉडी बना रखे हैं। जैसे आपको बचपन में कभी बड़ी माता हुई थी, या चेचक हुआ था, छोटी माता हुई थी, या कोई और इन्फेक्शन हुआ था, तो आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी बना रखे हैं। जैसे बचपन में हमारे को पोलियो का वायरस पिलाया गया या पोलियो की वैक्सीन दी गई, तो बॉडी ने एंटीबॉडी बना ली। तो शरीर इतना समझदार है कि जब भी भगवान ने हमारे अंदर शक्ति दी कि इन्फेक्शन आए, इसका टेस्ट छीन लो, इसकी स्मेल छीन लो, खाएगा नहीं। लेकिन मानव एक ऐसा इंसान है, मानव ही एक ऐसी जाति है जो बीमार होने में भी खाता है, स्वस्थ रहने में भी खाता है, खाने के बाद फिर खाता है। बताया आपने, शादी में 11 बजे तक पेट भर गया, 12 बजे फिर खाता है, और शाम को 6 बजे पार्टी करके आता है, 9 बजे फिर खाता है, 4 पैग पी के 1 किलो सामान खा के घर में बीवी कलेश ना करे, फिर खाता है। तो ये इंसान है सर, इसको समझाना आसान नहीं है। आचार्य जी, आपने इतने सुंदर तरीके से बताते हैं कि एकदम बुद्धि के अंदर में जाता है, और स्पेशली जो भारत की बुद्धि है उसके अंदर तो अवश्य जाना चाहिए। आपने इतना सुंदर बताया, बीमार होना, खाना छोड़ना और क्या करना। मैं आपसे दोबारा पूछना चाहता हूं, ये जो ऐसा लगता है कि क्या मेरे को सांस आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि देखिए जीवन का खेल यही है, ऐसे बोलते हैं उसने अंतिम सांस लिया, लेकिन जब आप सांस ले रहे हैं तब तो ठीक सांस ले लो। ये ठीक सांस लेने का तरीका बताइए आप, जो लोग डरे हुए हैं ऑक्सीजन से, इनको। तो वो मैं बताता हूं कि जब 3 दिन के अंदर 90% लोग तो खाना छोड़ने से ठीक हो जाएंगे। वेजिटेबल सूप लें, गरम गरम पानी पिए, हर्बल टी पिए, हल्दी के गरारे करें, ज्यादा वो फिटकरी के गरारे कर लें। नहीं तो हमारे संस्थान ने 4 आयुर्वेदिक दवाइयां निकाली हैं, कोई भी हमारी क्लिनिक पे जाके वो दवाइयां ले सकता है, बिल्कुल लागत मूल्य मात्र पे देते हैं हम। अच्छा, बाई चांस जब 3-4 दिन बाद बुखार उतर जाता है, तो लोग गलती क्या करते हैं, कमजोरी फील हो रही होती है, लोग क्या करते हैं, दही खा लेते हैं या पानी पी लेते हैं या दूध वाली चाय या दूध पी लेते हैं। वही गलती होती है, वही कफ बनना शुरू होता है और वही निमोनिया की तरफ हम चल पड़ते हैं। अगर हम बांटे तो हम कोरोना को 2 फेज में बांट सकते हैं, पहले 6 या 7 दिन, अगले 6 या 7 दिन। पहले 6-7 दिन में आपको लगेगा आप ठीक हो गए, लेकिन आप ठीक हुए नहीं होते हो। आप गलती क्या करते हो, चौथे, पांचवें, छठे दिन आप कुछ ऐसा खा लेते हो, उससे कफ बन जाता है। आयुर्वेद कहता है हम जो भी खाते हैं उससे रस बनता है, फिर रक्त, फिर मांस, फिर मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और 8वीं धातु बोलता है ओज, यानी कि इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी आयुर्वेद में 8वीं धातु है, सीधी कभी नहीं बनती। आपके खाए गए भोजन, ली गई सांस, ली गई धूप, जैसे सूर्य की रोशनी से जो विटामिन डी लोगे ना, उससे हमारी इम्यूनिटी बनती है। ये सैशे से नहीं बनती, टैबलेट कैप्सूल से नहीं बनती विटामिन डी के। मैं तो ये न्यूट्रिशन कैप्सूल और टैबलेट के खिलाफ हूं, ये खाने ही नहीं चाहिए। तो होता क्या है, 3-4-5 दिन बाद हमें कमजोरी फील होती है। हम क्या करते हैं, कमजोरी हो रही है, डॉक्टर साहब वो कहता है खाना खा लो। जैसे ही हमने खाना खाया तो शरीर में वीकनेस है, इंफेक्शन है, तो शरीर क्या करता है, रस ना बना के कफ बना देता है। और वही कफ जब लंग्स में नीचे की तरफ एल्वलाई में फंसता है, तो जहां से हमारे ब्लड और लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना होता है। भाई ऑक्सीजन देनी थी शरीर ने ब्लड को और कार्बन डाइऑक्साइड लेनी थी, वो एक्सचेंज पूरा प्रॉपर नहीं हो पाता और व्यक्ति को सांस आनी कम हो जाती है, उसका सैचुरेशन ऑक्सीजन का डाउन होना शुरू हो जाता है, और यहीं से वो बेवकूफ बन जाता है और हॉस्पिटलों के चक्कर काटने और धक्के खाने शुरू हो जाता है। उस टाइम पे अगर आयुर्वेदिक भाप ले ली जाए, जड़ी बूटियों की भाप ले ली जाए, उल्टा लेटा जाए प्रोन पोजीशन में, तो व्यक्ति को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारे आयुर्वेद के जो 250 डॉक्टर्स हैं हमारी टीम के, वो सारे इस टाइम पूरी तरह से लगे हुए हैं लोगों की मदद करने, और लोगों को ये सारी बातें हम सिखाते हैं जब पर्सनली कोई हमें कांटेक्ट करता है। तो आचार्य जी, इतना सुंदर आपने बताया कि आपको उल्टा लेटकर प्रोन पोजीशन में आपको स्टीम लेने की जरूरत है। हम तो अंग्रेजों के पीछे पीछे दुनिया अपने आप को बेवकूफ बना लिया। अभी याद आता है अपनी जो सभ्यता की दोस्ती थी, लौंग से, इलायची से, अदरक से, अभी याद आता है दालचीनी को क्यों छोड़ा हमने। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर कि देखिए, एक आप अपने जो योगा क्लासेस है उसमें सिखाते हैं कि सांस किस प्रकार लेना चाहिए। मैं चाहता हूं कि 2-3 स्टेप्स ब्रीदिंग के, ताकि आपकी लंग पावर, आपका ब्रीदिंग, उसमें एक सिस्टमेटिक, उसमें एक नेचुरलपन आए। 2-4 ऐसी बताइए कि जिसको हम छोड़ो ही ना। उससे पहले ना मैं टॉपिक भूल जाऊंगा, पहले मैं आपको सिर्फ एक ही बताना चाहता हूं कि हॉस्पिटल में जाके लोग मर क्यों रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है। हॉस्पिटल में हमें कॉम्बिनेशन की दवाइयां दी जा रही है, रिपोर्ट बहुत जरूरी है देखिए, लैंसेट की रिपोर्ट है ये कि हाइड्रोक्लोरोक्वीन और एजिथ्रोमाइसिन अगर एक साथ खाएं
तो 6 में से 1 व्यक्ति की मौत हो जाती है। और इसके साथ रेमडेसिविर जोड़ दें या कोई और स्टेरॉइड जोड़ दें तो हर 4 में से 1 की मौत हो जाती है। और फ्रांस, इटली और बेल्जियम ने तो पिछले साल मई से ही HCQ को अपने आप बैन कर दिया था, लेकिन भारत में आज भी चल रही है। और HCQ के साथ कोई भी और दवाई, ये पूरे वर्ल्ड में 7 बार रिसर्च हुई है कि HCQ के साथ कोई भी दवाई लेने से हर 8 में से 1 व्यक्ति मरता है। ये रिसर्च आपके सामने है। तो मैं इसलिए दिखा रहा था कि लोग हॉस्पिटल में मर क्यों रहे हैं, गलत दवाइयों की वजह से। अब हॉस्पिटल ना जाएं वो तरीके हम सिखा देते हैं। अब मैं आपको बताता हूं सांस कैसे लेनी है। सबसे बढ़िया तरीका होता है लोम विलोम, अनुलोम विलोम। एक साइड से सांस लेनी है और उसको रोकना है, फिर दूसरी साइड से छोड़नी है। पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है कि आपने पूरे नाक से पूरी सांस भरनी है और छोड़नी है मुंह से, और ऐसे 5-5 बार करके लास्ट में सीटी की तरह छोड़नी है। तो लंग्स में से आप कार्बन डाइऑक्साइड जितनी बाहर निकालोगे उतना आपका निमोनिया ज्यादा बेटर होगा। और मैं बोलूंगा कि ये जो एक्सरसाइज है सांस वाली, या तो ये तुलसी के पास बैठ के की जाए, तुलसी के पौधे के पास, पीपल के पेड़ के पास, बरगद या नीम के पेड़ के पास करने पे डबल ट्रिपल फायदा होगा, क्योंकि उनकी जो ऑक्सीजन क्वालिटी होती है वो बहुत बढ़िया होती है। और तीसरा, अगर गरम गरम पानी, गरम गरम उबलता हुआ पानी, हर्बल टी, उसी की भाप ली जाए और उसी को पिया जाए और उसके बाद ये सांस ली जाए तो हमारा कफ भी निकलता है। और एक और बात, अगर हम 3 टाइम पे आधा आधा चम्मच हल्दी गर्म पानी से लेते हैं तो भी हमें खांसी आती है, काफी हद तक कफ निकल जाता है। तो ऐसे आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज में एक लास्ट स्टेप ये है, फेफड़ों को इस तरह एक्सपेंड करना हाथ खोल के, और जो प्रोन पोजीशन है उल्टा लेट के, उसी में भुजंगासन में जाके ऊपर ऐसे उल्टा होके भुजंगासन करते हैं। उसमें भी अगर हम सांस लेंगे छोड़ेंगे तो भी आपको सांस आ जाएगी। आपका ऑक्सीजन जो नीचे जा रहा है 80 जा रहा है 75 जा रहा है, वो धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा। और यहां मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, अदरक खूब सारी और खूब सारे नीम के पत्ते अगर हमारी 32 जड़ी बूटियों के साथ भाप ली जाए तो व्यक्ति 2 से 3 दिन में ऑक्सीजन से वापस आ जाता है, नॉर्मल हो जाता है। 2-3 दिन में ऑक्सीजन सिलेंडर, हॉस्पिटल में तो 7 दिन लगते हैं, घर पे 2 या 3 दिन लगेंगे। अगर आपने अदरक और नीम के पत्ते और हमारे वाली 32 जड़ी बूटियों की भाप ली और इसको पिया, पीने के लिए गुड़ डालो क्योंकि नीम कड़वी बहुत होती है। अच्छा, और कर सकते हो इसके अलावा, शाम को 6 बजे का मैंने बोल ही दिया, खाना बिल्कुल नहीं खाना। और मैं आपको एक रिसर्च दिखाना चाहूंगा, जिसको भी एक बार कोरोना हो जाता है, जिसको भी एक बार कोरोना हो जाता है, तो रिसर्च बताती है, पिछले 20 सालों की रिसर्च, कि जो भी आज तक कोरोना फैमिली के वायरस आए, जिस जिसको एक बार हुआ उसको दोबारा संक्रमण नहीं होता। ये 98% चांस होते हैं दोबारा नहीं होता। अगर होता भी है ना तो कोरोना की दूसरी फैमिली, उसी का कोई दूसरा वायरस, म्यूटेटिव रूप है, उसका इंफेक्शन होता है, लेकिन वो माइल्ड होता है, तब ये ज्यादा खराब नहीं होती उससे। तो ये रिसर्च ये बता रही है कि कोरोना फैमिली से जुड़े 4 शोध बताते हैं कि एक बार संक्रमण हो गया तो इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। तो ऐसा कोविड-19 में भी होगा। और एक और भारत में इस टाइम भ्रम फैलाया जा रहा है कि लोगों के शरीर में एंटीबॉडी नहीं मिल रही। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, 40% लोगों के शरीर में एंटीबॉडी नहीं मिलते, लेकिन घबराओ मत, वो एंटीबॉडी कहीं गए नहीं है, वो मेमोरी सेल में फीड है। मेमोरी सेल अपने अंदर फीड कर लेता है, तो वो दिखते नहीं, बॉडी में घूमते नहीं है। इसीलिए रिपोर्ट क्या कहती है कि शरीर में एंटीबॉडी की कमी भी हो जाए तो इम्यूनिटी घटती नहीं है, बिकॉज जैसे ही दोबारा इंफेक्शन आएगा आपके टी सेल और मेमोरी सेल वापस काम पे लग जाएंगे। आपने सिर्फ गर्म पानी पीना है, हल्दी लेनी है, वापस बॉडी को याद आ जाएगा कि ये वायरस पुराना है, अपने एंटीबॉडी निकालो और इसको मार के भगा दो। शरीर बहुत इंटेलिजेंट है सर, इतना इंटेलिजेंट है कि हम इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। ये जो साइंस है ना, उसको एक चीज पता है कि इंसान मरता नहीं। दोनों हाथ काट दो, दोनों पैर काट दो, आधा फेफड़ा एक फेफड़ा निकाल दो, आधा लीवर निकाल दो, एक किडनी निकाल दो, आंखें निकाल दो, जीभ काट दो, कान काट दो, इंसान मरता नहीं है। और ये बात एलोपैथी को, मेडिकल माफिया को, सर्जन्स को मालूम है, इसीलिए वो हॉस्पिटलों में भरते रहते हैं। पता है मरना है तो इसे अपने आप मरेगा। लेकिन आप सोचो, रोहित सरदाना जैसा पत्रकार 43 साल की उम्र में क्यों मर जाता है? क्योंकि उसको मैंने अभी आपको दिखाया, डेडली कॉम्बिनेशन वाली दवाइयां दी जाती हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाएगा। कोई उठाएगा तो पैंडेमिक एक्ट लगा देंगे उठा के उसके ऊपर, जो अंग्रेजों ने आयुर्वेद को दबाने के लिए लगाया था, और आज भी भारत में लागू है वो। मनीष आचार्य जी,
मैं तो, आपने रोहित सरदाना का बात किया, मैंने उसके साथ में 5-6 प्रोग्राम भी किए और इतना दुख लगता है। देखिए आचार्य जी, जो आपने एक-एक बात कही है, इतनी महत्वपूर्ण सूचना दी है, वो किसी के लिए रामबाण बन सकता है। आपने तो पीएचडी की है हर्बल मेडिसिन के ऊपर में। आपने तो हर्ब्स को इतने रिसर्च के रूप में के अंदर में देखा है। जो आपने जो अदरक और नीम का कहा, जो आपने 32 जड़ी बूटियों वाला कहा, देखिए आपका जो शुद्धि पंचकर्मा हॉस्पिटल है, आपका जो आपने जो नाम दिया था शुद्धि वाला, मैं चाहता हूं कि आज की दुनिया में जितने यंगस्टर्स हैं 100% इनके पास में मोबाइल, ट्विटर और फेसबुक है। आप अपना, आपका जो ट्विटर हैंडल का नंबर और आपका थोड़ा सा बता दीजिए, ये जो शुद्धि पंचकर्मा हॉस्पिटल है, आपका जो 13 ही 13 सेवा वाला है, इनका थोड़ा जानकारी दीजिए ताकि वो जुड़ जाए। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये है कि हम लोगों को अपने इस रास्ते के ऊपर में कैसा दोबारा जोड़ें। हमारा शरीर भारतीय शरीर है, हमारे अंदर में भारतीयता अंदर कूट कूट के जड़ी पड़ी हुई है। हमारा जो सिविलाइजेशनल मेथड था आयुर्वेदा, वही एक मेथड है जो हमारे को अंदर से कनेक्ट करता है। आप ये थोड़ा कनेक्ट और कांटेक्ट का थोड़ा इंफॉर्मेशन दीजिए प्लीज। जी सर, ये देखो, मौत के खतरे को बढ़ाती है अनहेल्दी डाइट। तो मैं सभी युवाओं से इस टाइम पे पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स पीने की मनाही करूंगा। आइसक्रीम बिल्कुल नहीं खानी, क्योंकि अनहेल्दी डाइट शरीर में इम्यूनिटी वीक करती है। और दूसरा, दिन ढलने से पहले खाना खाना है, तो डायबिटीज भी कंट्रोल होती है और आपको मैंने बताया था कोरोना का संक्रमण भी नहीं बढ़ता। एक मैं बोलूंगा कि सिर्फ वेजिटेरियन बन जाओ, शुगर अपने आप ठीक हो जाती है, बीपी अपने आप ठीक हो जाता है, रिपोर्ट्स हैं, जर्नल्स हैं। और 13 ही 13 मिशन के साथ मिलके हम लोगों ने चंडीगढ़ में एक 50 बेड का ऑक्सीजन के साथ एक हॉस्पिटल शुरू किया, बिल्कुल निःशुल्क, वहां हम 1 रुपया नहीं लेते। 50 बेड का हॉस्पिटल चंडीगढ़ सेक्टर 23B में शुरू किया है। अभी कल ही उसका शुभारंभ हुआ है और कल रात तक 22 मरीज हम वहां पे ले चुके थे। और पूरी डॉक्टर्स की टीम, प्रॉपर एमबीबीएस बीएमएस डॉक्टर्स की टीम वहां लगी हुई है, हम पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। और चंडीगढ़ में और दिल्ली में हमारे खुद के 2 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं, जिसमें सारी पंचकर्मा थेरेपीज हम करवाते हैं। तो वहां 50 बेड चंडीगढ़ में है, 15 बेड हमारे दिल्ली में है, और पूरे भारत में 160 हमारी क्लिनिक हैं। तो किसी भी क्लिनिक पे, किसी भी हॉस्पिटल में आप हमसे संपर्क करोगे, हम कोई पैसा नहीं लेते मिलने का, चेकअप का, सलाह का। तो किसी को कोरोना से डर लग रहा हो, लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, डॉक्टर ने डायलिसिस बताया हो, ट्रांसप्लांट बताया हो, एक बार आयुर्वेदा में संपर्क करो। मैं आपको लोगों के नंबर दे देके थक जाओगे आप फोन मर करके, जिनके लीवर ट्रांसप्लांट रुक गए, जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट रुक गई। तो युवाओं से और भारत की जनता से एक ही अपील है कि अभी आयुर्वेद की तरफ आने का टाइम है। और आयुर्वेद में खर्चा हुआ पैसा देश के बाहर नहीं जाता। जो आप एलोपैथी में पैसा खर्चते हो ना, ये देश के साथ एक तरह की दुश्मनी है, देश का पैसा बाहर जा रहा है। ये जो जितने बड़े बड़े फार्मा कंपनियां हैं, फाइजर जैसी, मर्स जैसी, ये सारी की सारी कंपनियों का फॉरेन की कंपनियां हैं, और ये पैसा विदेशों में कमा के लेके जाती हैं। और ये कभी नहीं चाहती भारतीय ठीक हो जाए। और भारतीय तो मसाले खा के, जड़ी बूटियां खा के इम्यूनिटी इनकी मजबूत है, इसलिए बचे हुए हैं। लेकिन नकली दूध पी पी के, पेस्टिसाइड खा खा के हमारे अंदर एक कमी आ गई। तो मैं तो आपके माध्यम से आपसे भी कहूंगा कि आप एक अभियान शुरू करो, मैं आपका साथ देने को तैयार हूं, कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। दूसरा, भारत में मिलावट के ऊपर सख्त कानून होना चाहिए। तीसरा, भारत में पेड़ों को काटने पे सख्त कानून होना चाहिए। तो ऐसे, और भारत में पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने पर कड़ा कानून होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी कानून है, क्योंकि इसी की वजह से शरीर खोखला हो रहा है अंदर से। क्योंकि दिन भर हम जो खाते हैं सब मिलावटी है, जो अनाज खा रहे हैं वो सारा का सारा स्प्रे और पेस्टिसाइड वाला है। तो हमारे शरीर में जान का है, ऑक्सीजन ले रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, तो पॉल्यूशन जा रहा है बॉडी के अंदर। और शरीर में ऑक्सीजन कोशिकाओं में जब केमिकल गैसेस भरती हैं, तो वो इम्यूनिटी कहां बचती है हमारी। तो एक छोटी सी गोली भी हमें मार देती है, एक इंजेक्शन का झटका भी नहीं सह पाते हम। तो मैं सबको ये बोलना चाहूंगा, जब कोरोना की वैक्सीन भी लगवाते हो तो वैसा ही ट्रीटमेंट दो जैसे वायरस आता है, यानी कि 3 दिन उस टाइम भी खाना छोड़ो, क्योंकि वैक्सीन में भी तो वायरस ही है ना। तो वायरस बॉडी अडॉप्ट कर लेती है। हाँ, मानता हूं वो माइल्ड स्वरूप है, वो बिल्कुल छोटा स्वरूप है वायरस का, लेकिन इन्फेक्शन तो करता है ना, बुखार तो चढ़ता है ना, जुकाम खांसी उस टाइम भी होती है ना, तबीयत खराब उस टाइम भी होती है। तो ये सबसे अपील है। तो मैं आपको अपना ट्विटर और अपना फेसबुक अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट पूरा व्हाट्सएप कर देता हूं, तो आप उसको इसी वीडियो के एंड में पैच कर देना, ताकि हम ये सारा इंटरव्यू दुनिया को दिखा सके और लोगों को समझा सके कैसे आयुर्वेद से बचोगे।
आचार्य मनीष जी, मैं तो पूरा पूरा जीवन 40 साल फौज की नौकरी की है। आखिर में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपॉइंटमेंट किया है। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि आज मेरे को कितनी खुशी हो रही है आपसे बात करके। ऐसा लगा कि इस जिंदगी में अंग्रेजों की अंग्रेजी के पीछे भागते रहे, एलोपैथी के पीछे भागते रहे। जो अपनापन था, जो अपना घर था, अपनी सोच थी, जो अपना ज्ञान था, उसको तो कभी हम पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। और आपने जो बातें कही हैं, जो मेरे को एकदम बिल्कुल आत्मा के रूप में लगी हैं। सबसे पहले वेजिटेरियन होना ज़रूरी है। भारतीय शरीर में वेजिटेरियन की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, आपने बोला कि 6 बजे शाम को उसके बाद में खाना बंद कर दीजिए। दूसरा, आपने बताया कि योगिक एक्सरसाइज कीजिए ब्रीदिंग के बारे में। और आपने बताया कि किस प्रकार से हमारी जो हर्ब्स हैं, उनकी याद दिला दी। चाहे वो अदरक है, नीम है, मैं कहूँगा दालचीनी है, उन सब की तरफ जाने की ज़रूरत है हमको। और आपने ये बताया कि देखिए, हेल्थ के रास्ते पर हम गलत तरीके से जा रहे हैं। हमको हमारा शरीर माँगता है आयुर्वेदिक, क्योंकि ये भारतीय शरीर है। मैं तो कहूँगा कि ये जो जाल हमारे आस-पास में है, ऑक्सीजन का, बेड का और एलोपैथिक, जो हम उसके अंदर में फंसे हुए हैं, अगर निकलना है बाहर, तो जो मनीष जी ने बोला है, जो आचार्य मनीष जी ने बोला है, मैं आखिर में आपसे एक बात पूछूंगा कि देखिए, कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट होगा आपके जीवन में जिसने आपका जो लगन है हर्ब्स के साथ में, आपका लगन जो योगा के साथ में, आपका जो आयुर्वेदिक, वो क्या एक इंसिडेंट था जिसने आपकी पूरे जीवन को बदल दिया, उसका प्लीज बताइए। ऐसा था जब मैं लगभग 17-18 साल का था। ये बात है 1993 की। उस टाइम तक मैं बहुत बीमार रहा करता था। मुझे हर 3-4 महीनों में बुखार, जुकाम, खांसी, कभी शरीर टूटना, इवन कि मैं कई बार एडमिट तक हुआ हॉस्पिटल में। उस टाइम मैंने जो भी कोई आयरन सिरप बताया किसी ने कोई बोला एक्सरसाइज करो, किसी ने कहा पार्क जाओ, किसी ने कहा आप जितना आपका वजन है, आपका शनि खराब है, उतना तुला दान करो। मैंने सब कुछ किया लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ, बड़ा वीक था। 39 किलो मेरा वजन था और मैं हर 3-4 महीने में बीमार पड़ता था। उस टाइम पे मेरे मौसा जी, अंकल मेरे, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। उनके पास मुझे 3 महीने रहने का मौका मिला। उन्होंने बोला मेरे पास आजा, मैं तेरा इलाज करता हूं। वहां 3 महीने रह के मैं 12 किलो मेरा वजन बढ़ा। उन्होंने मेरा खाना पीना और जड़ी बूटियां दे के मेरे को सेटल किया। वहीं पे मुझे विश्वास हुआ पहली बार कि आयुर्वेद में कितनी पावर है। क्योंकि वहां मेरे सामने शुगर के मरीज भी आते थे, बीपी के मरीज भी आते थे। मैं जब फ्री रहता था उनके क्लिनिक में बैठता था, उनसे साथ काम सीखता था, उनके साथ एक्सरसाइज करता था, योगा करता था, मेडिटेशन करता था। तो मैं लोगों को ठीक हुए देखता था कि शुगर रिवर्स हो जाती है, बीपी रिवर्स हो जाता है। तो बस वहां से हटने के बाद धीरे धीरे मेरे को इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। फिर मैंने इसी से रिलेटेड कोर्सेज करने शुरू कर दिए, क्लासेस अटेंड करनी शुरू कर दी, योगा सीखना शुरू कर दिया, मेडिटेशन शुरू कर दी। तो ऐसे करते करते इसी को मैंने बिजनेस और प्रोफेशन बना लिया। और मैं वेजिटेरियन हूं। मैंने कभी भी कोई सिगरेट, शराब वगैरह इन चीजों से दूर रहता हूं। और एक ही मकसद है, लोग स्वस्थ रहें। और जब लोग स्वस्थ होते हैं ना, तो जो ब्लेसिंग देते हैं, वो दुआएं देते हैं, वो बड़ी पसंद है। जब कोई बोलता ना बेटा तेरी वजह तो मेरे घुटने ठीक हो गए, तो दिल बाग बाग हो जाता है। कोई बोलता है वाह। आपकी वजह से वजन घट गया, तो मजा आ जाता है। तो यही एक मिशन है, इसी को लेके चल रहा हूं। और आज अ, लगभग आपके माध्यम से एक बात बोलना चाहूंगा। आप एक अपील कर दो अपनी तरफ से कि अब वक्त आ गया है, भारत के हर व्यक्ति को आयुर्वेद के डॉक्टर को फैमिली डॉक्टर बनाना पड़ेगा। ये अपील मैं चाहूंगा आप करोगे फौज की तरफ से, ताकि दुनिया में लोगों को आयुर्वेदिक डॉक्टर से दोस्ती पालनी आ जाए। ताकि जब भी कोई तकलीफ आए, वो पहले आयुर्वेद में फोन करें। क्योंकि आयुर्वेद वालों को उनके अंग निकलवाने से, बेचने से कोई फायदा नहीं होता। आयुर्वेद वालों को टेस्ट कराने से कोई फायदा नहीं होता। आयुर्वेद वालों को कोई बड़ी कंपनियां कमीशन नहीं देती। आयुर्वेद वालों को हॉस्पिटल वालों की तरफ से कोई इंसेंटिव नहीं मिलते, ना कोई टूर मिलते थाईलैंड के और अमेरिका के। आयुर्वेद वाले बेचारे आज भी सच्चे सुच्चे संस्कृत पढ़ के देशभक्त बन के आते हैं। तो आयुर्वेद वाले एक्चुअल में लोगों की जान बचाते हैं। आचार्य मनीष जी, मैं आपको तहे दिल से, पूरी इंडियन आर्मी की तरफ से, मैंने 40 साल बिताए हैं इंडियन आर्मी में, और आई एम स्टिल ह्यूमन जो एक यूथ का प्लेटफॉर्म है, इन सब की तरफ से आपको तहे दिल मैं शुक्रिया कहना चाहता हूं। और आपने इतनी सुंदर बात कही, और मैं ये अपनी आत्मा से कहना चाहता हूं हर एक भारतीय को, भारतीय सरकार को, भारतीय समाज को, हर भारतीय को, कि अभी वक्त आ गया है।
तो अभी हमने देख लिया है जिस प्रकार से चाइना वायरस ने हमारे भारत के ऊपर में जंग छेड़ा हुआ है। 15 जून 2020 को गलवान में आपने देखा था कि हमारे 20 जवानों ने किस प्रकार अपने प्राणों की आहुति दी थी। आपने देखा था 29 अगस्त 2020 में साउथ बैंक ऑफ अंगेक्सो के ऊपर में क्या एक स्ट्रेटेजिक कमाल किया था। और मैं अपने पूरे जीवन के ज्ञान के उसके ऊपर में बोल रहा हूं कि आज मेरे को जो आचार्य मनीष जी की एक एक बात पे इतना गर्व हो रहा है कि मेरे परिवार में मनीष आचार्य जी हैं। और ये वक्त है हम सबको सीखने का। जब भी आपको तकलीफ होती है तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात कीजिए। आप अपने रहने का तरीका, जीने का तरीका, जीना सीखो। और किस प्रकार आप किस प्रकार हमारे जो भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता का सिखाया हुआ जो तरीका आयुर्वेद है, उसको अपनाकर अपने जीवन को, अपने शरीर को एक किले की तरह बनाइए, एक फोर्ट की तरह बनाइए कि कोई भी दुश्मन जो कोरोना वायरस है वो उसमें घर ना कर सके। और मैं तहे दिल से आचार्य मनीष जी, ये जो पल आपने हमारे साथ में बिताए, मैं आपको एक यकीन दिलाना चाहता हूं कि इन जो शब्द आपने कहा, इनसे किसी ना किसी की जीवन बचेगा। और उसका बिल्कुल उस सर, उस बिल्कुल। आत्मा का जो शुक्रगुजार है वो आपको दाता है। और मैं तो एक चीज बताना चाहता हूं सब सुनने वालों को कि मैंने मनीष जी को, मेरे को मिलने का मौका मिला चंडीगढ़ में। और मैंने देखा कि ये जो आत्मा है, ये जो इंसान है, उसके चेहरे से मेरे को दिव्य किरणें नजर आ रही थी। और वो इसलिए आ रही थी क्योंकि उन्होंने जो अपना सेल्फ डिसिप्लिन, जो उन्होंने अपना एक जिस प्रकार फौज क्या है, फौज में बोलते हैं इट इज अ बेडरॉक ऑफ डिसिप्लिन। अगर आपका सेल्फ डिसिप्लिन ठीक है, आपका जो डाइट का तरीका ठीक है, आपका एक्सरसाइज का तरीका ठीक है, आपकी सोच ठीक है, आपकी सोच भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई है, अगर आपको अपने जीवन को सफल बनाना है, आपके बदन की इज्जत करनी है, तो आयुर्वेदा को अपनाइए। ये मैं बोल रहा हूं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये 60 से ज्यादा साल के एक्सपीरियंस के ऊपर में मैं बोल रहा हूं। और मनीष जी, तहे दिल आपका शुक्रिया। जय हिंद। पूर्ण इंडियन आर्मी से, जय आई एम हिंद स्टिल सर, ह्यूमन की थैंक तरफ यू से सर। आपको बहुत बहुत बड़ा थैंक सलूट। यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। जय हिंद।